हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिविल स्टेप आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर। तो आज भी हर बार की तरह हम एनवायरनमेंट के कुछ जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपसे जो पहले एमसीक्यूज है वो आपने अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो आज हम कुछ नए एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वन बाय वन हम जो एमसीक्यूज है एनवायरनमेंट के उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड एजेंडा 21। तो यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि जो एजेंडा 21 नाम की जो टर्म है वो कौन से इनिशिएटिव में आई थी इसमें से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्योटो प्रोटोकॉल, देन वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फर्स्ट अर्थ समिट है। तो ये आपने बताना है इनमें से कौन से इनिशिएटिव में हमने एजेंडा 21 जो है वो अडॉप्ट करा था। हाँ जी बच्चे, तो आपने बताना है ये क्या आएगा इसमें, ठीक है। तो वन बाय वन आपने सभी ने जो है आंसर करना है बच्चे। हाँ जी बताइए। हाँ जी बोलो बच्चे। तो एजेंडा 21, तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से रिलेटेड है कि भाई इसका एमिशन कम करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने से रिलेटेड है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है, ठीक है, ये अलग से समिट था। फर्स्ट अर्थ समिट, तो बच्चे जो अर्थ समिट था, जो जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं, ठीक है, रियो डी जनेरो समिट कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं, और ये 1992 में हुआ था बच्चे। इसमें ये एजेंडा 21 जो है वो अडॉप्ट करा गया था। ये जो कुछ इनिशिएटिव थे जो अर्थ समिट के अंडर लिए गए थे उसमें से एजेंडा 21 एक है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका बच्चे वो डी आएगा, ठीक है। फर्स्ट अर्थ समिट जो है ये आपका आंसर आएगा, ये आपने याद रखना है। हरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो आंसर है आपका एजेंडा 21 का फर्स्ट अर्थ समिट, ठीक है। और क्योंकि ये जो 1992 की जो अर्थ समिट हुई थी इसको हम बायोडाइवर्सिटी समिट भी कहते हैं, है ना। तो और इसी के साथ अलाइन करने के लिए ही फिर इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। जैसे अब ये तो बायोडाइवर्सिटी समिट हो गई, इसी से रिलेटेड हमने फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है पास किया था, कब, 2002 में। और बहुत सारी चीजें जो है हमने इंप्लीमेंट करी थी इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर। इसके हमने सेंट्रल और स्टेट्स लेवल पे अलग अलग अथॉरिटीज बनाई हैं, अलग अलग बोर्ड्स बनाए हैं, ताकि उन सभी चीजों को हम अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये है, तो आंसर इसका डी आएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम इज नोन एज। हाँ जी, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम इज नोन एज इकोटोन, इकोटाइप, इकैड या इकोस्फीयर। हाँ जी बताइए क्या आएगा, इकोटोन या इकोटाइप, इकैड या इकोस्फीयर। हाँ जी बच्चे, सभी ने आंसर करना है, सोचो और इसका आंसर करो क्या आएगा। हाँ जी, तो जैसे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये जो हमारे पास सॉइल है, एयर है ना, तो वाटर है, ये सारे क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और बायोटिक फैक्टर्स में बहुत सारी लिविंग चीजें हैं, जैसे फ्लोरा एंड फौना हो गया, प्लांट्स हो गया, है ना, ये सारे जो है वो बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। तो जहां पर ये बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जब आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं तो वहां हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम है। और इस इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी कह देते हैं। तो जहां पर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो आपस में जो उनका कनेक्शन है, जो उनका रिलेशन है, जो उनकी इंटरेक्शन है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम अलग अलग हो सकते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो वहां पर क्या है, बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, सॉइल, वाटर, एयर, है ना, और लिविंग जो कंपोनेंट है, प्लांट्स, एनिमल, पंछी, ये सारा कुछ है, ठीक है। तो ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। तो इधर हमारे पास एक लेक इकोसिस्टम हो सकता है, लेक में जितनी भी मेरीन लाइफ है, जितने भी फ्लोरा एंड फौना, जो सारा कुछ है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर है, एयर है, उन सभी को मिला के एक लेक इकोसिस्टम बन गया। उनका जो, ठीक है,
अब जहां पर वो जो ट्रांजिशनल जोन होता है, जहां पर वो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, उसको हम फिर क्या कहते हैं, ये पूछा गया है, तो आपने इसका आंसर करना है। ठीक है, तो बच्चे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इकोटोन। उसको हम क्या कहते हैं, इकोटोन, जिसमें दोनों इकोसिस्टम की मिक्स्ड स्पीसीज जो है पाई जाती हैं, दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे ना वो पूरे तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा, ना पूरे तरीके से वो लेक इकोसिस्टम होगा, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम फिर नाम देते हैं इकोटोन। और यहां पर मिलने वाली बच्चे जो स्पीसीज होती हैं वो भी दोनों का मिक्सचर होती है, यानी कि कुछ स्पीसीज यहां से, कुछ स्पीसीज यहां से यहां पर मिलेंगी, या फिर कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जिनके जो करेक्टर हैं वो दोनों से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे लैंड एनिमल्स है, यहाँ पे मरीन एनिमल्स है, तो यहाँ पर एम्फीबियंस मिल जाएंगे जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं, है ना। उस स्पीसीज को भी हम फिर एज स्पीसीज कहते हैं, उस स्पीसीज को हम एज स्पीसीज कहते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, तो आंसर इसका ए आ जाएगा, इकोटोन। ठीक है, तो ये आपने समझना है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग एंटिटीज। तो आपने बताना है भाई कि विच ऑफ द एंटिटीज गिवन अबव कैन बी बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट। इसमें से कौन सी जो चीज है वो बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट हो सकती है। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, पोलन, पेस्टिसाइड, माइट, क्या आएगा। हाँ जी, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट जो है, इसमें से कौन सी चीज जो है वो बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट हो सकती है। बैक्टीरिया, फंगी, पोलन, पेस्टिसाइड या माइट। तो बायोलॉजिकल है, नेचुरल है। हाँ जी, शाबाश, सोचो जरा। बैक्टीरिया बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकते हैं, फंगी भी कॉज करती है ना डिजीजेज, पोलन्स भी कर सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, है ना। पेस्टिसाइड, माइट, माइट होता है ना जो पैरासाइट की तरह ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैरासिटिक कॉम्बिनेशन में रहते हैं, है ना, पैरासिटिक रिलेशनशिप। तो होस्ट होता है उनका, उनके ऊपर पैरासाइट की तरह रहते हैं। हाँ जी, क्या आएगा, बैक्टीरिया, फंगी, पोलन। तो पोलन जो है वो भी एलर्जिक रिएक्शन खूब करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट हो सकता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका जो है वो सी आ जाएगा। 1 2 3 एंड 5 किसको छोड़ा गया है, पेस्टिसाइड। क्यों, क्योंकि भाई पेस्टिसाइड मैन मेड है, इसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं, ये तो सिंथेटिक है, ये तो सिंथेटिक है, मैन मेड है ना। तो ये नेचुरल तो नहीं है, ना ही ये बायोलॉजिकल है। तो इसलिए बच्चे हम इसको नहीं इसमें कंसीडर करते। तो ये मैनमेड सिंथेटिक कंपोनेंट है एक पेस्टिसाइड, जिसको हम अब यूज तो हम खेतों में करते हैं, ठीक है, अपने एग्रीकल्चर में करते हैं पेस्टिसाइड की पेस्ट ना आए, ठीक है, लेकिन ये बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है। ठीक है, ये मैनमेड एंटिटी है, ये एक सिंथेटिक मतलब एंटिटी है, आर्टिफिशियल, ठीक है, जिसको हम बनाते हैं। तो इसलिए तो आंसर इसका 1 2 3 एंड 5 आएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। आंसर जो है इसका वो 1 2 3 एंड 5 आएगा। हाँ जी, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये आपने बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो बच्चे जब ना हमने पोल्यूशन का जो चैप्टर करा था, अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें दो तरह के पोल्यूटेंट हम करते हैं, वन इज प्राइमरी एंड अदर वन इज सेकेंडरी। ठीक है, तो बच्चे जो प्राइमरी होता है वो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलता है, उसको हम कह देते हैं प्राइमरी। ठीक है, डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलेगा तो उसको हम प्राइमरी कह देंगे। लेकिन जो सेकेंडरी है ये डायरेक्टली किसी सोर्स से नहीं निकलता। ये कब बनता है, जब कोई भी एक से ज्यादा प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज बनाते हैं, उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, जब कभी कोई दो प्राइमरी पोल्यूटेंट मिलके जो है बनाते हैं आगे कोई अनदर प्रोडक्ट, उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर जो है ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपने बताना है इसमें से कौन सा, ठीक है, इसमें से कौन सा वो कंपोनेंट है, कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कह सकते हैं। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, हवा में एग्जिस्ट कर सकता है, बनता है डायरेक्ट सोर्स से प्रोड्यूस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी डायरेक्ट किसी सोर्स से जो है प्रोड्यूस होती है। ओजोन जो है, अब क्योंकि ये अर्थ सरफेस के पास
ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट के रिएक्शन से बन जाती है, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाती है। पर्टिकुलर मैटर भी डायरेक्ट जो है प्रोड्यूस होता है, तो सी आंसर इसका आ जाएगा बच्चे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन बनती है वो पोल्यूटेंट कहलाती है। बात समझ में आई? जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो बनेगी, ठीक है, ओजोन, एक तो जो है ना स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाके पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर रहती है जो कि हमें यूवी लाइट से बचाती है। लेकिन जो ग्राउंड सरफेस पे बनेगी, अलग अलग पोल्यूटेंट के रिएक्शन से बनेगी, वो खुद भी पोल्यूटेंट रहेगी और वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी आएगा, इसको आपने याद रखना है। आगे है हमारे पास डीडीटी एंड मरकरी। ये एग्जांपल है किस चीज की? प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, क्या आएगा? हाँ जी, तो दिमाग लगाओ और इसका आंसर करो बच्चे, शाबाश, क्या आएगा? हाँ जी, बोलो बच्चे। हाँ जी, डीडीटी। शाबाश शाबाश शाबाश। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्या है ये? हाँ जी, बोलो। डीडीटी। ठीक है, तो बच्चे डीडीटी देखो, डीडीटी जो है सिंथेटिक प्रोडक्ट है, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? तो ये तो सिंथेटिक प्रोडक्ट है। तो चूहे वगैरह मारने के लिए तो पहले जैसे पुराने टाइम पे ना गवर्नमेंट के जो काम, मतलब जैसे मान लो रेबीज हो जाती थी, जब प्लेग फैलता था जब रैट से, है ना, तो गवर्नमेंट जो है मतलब कि जो ये कमेटी वाले होते हैं, ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा स्प्रे करनी डीडीटी, है ना, तो ये जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो है, ठीक है, तो ये जो है कोई ऐसा रिएक्टेंट, ये कोई ऐसा पोल्यूटेंट नहीं था जो किसी चीज में से निकलता था, इसको बनाया जाता था। ठीक है, और इसका सबसे जो मेन इसका जो ड्रॉबैक था वो यही था कि भाई ये नेचर में ना परसिस्ट करता रहता था, ये खत्म नहीं होता था, खुद खत्म होने वाला जो प्रोडक्ट नहीं था। ठीक है, तो ना ही तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट था कि किसी सोर्स में से निकल रहा है, ना ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट के किसी के रिएक्शन से बन रहा है, ये तो फैक्ट्री में बनाया जाता था, ये तो इंडस्ट्री में बनाया जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी कि ये नेचर में खत्म नहीं होता था, पड़ा रहता था, तो सॉइल में अगर है तो सॉइल में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस अगर ये मान लो एयर में सस्पेंड होगी इसकी डस्ट, तो ये एयर में रहेगी, तो ये खत्म होने वाली चीज नहीं थी, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट था। ठीक है, और ये किसी सोर्स से डायरेक्ट नहीं निकल था, इसको बनाया जाता था। ठीक है, और ये एज अ पेस्टिसाइड बड़ा यूज होता था, और मरकरी का भी सेम काम है, ये भी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो है ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो है इसकी फुल फॉर्म है, और मरकरी जो है हैवी मेटल में आता है। और मरकरी से होने वाली जो डिजीज है, तो ये हमने बहुत बार करी हुई है, मीना माटा डिजीज। स्टोरी आपको पता है, मीना माटा डिजीज, तो ये आपने करना है। हाँ जी, क्लियर हो गया, तो आंसर जो है इसका डी आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, आगे आ जाओ। विच ऑफ दीज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द ओजोन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रा वायलेट लाइट? तो भाई ये तो बड़ा आसान है, ये आपको पता होगा। अगर आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स पता है तो ये भी आंसर पता होगा। तो ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या नन ऑफ दीज। कौन सी लेयर में हमारे पास होती है, ठीक है, ओजोन लेयर? कौन सी लेयर में ओजोन लेयर होती है, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब करती है यूवी लाइट, जो कि एब्जॉर्ब करती है यूवी लाइट? हाँ जी, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, नन ऑफ दीज। ठीक है,
हाँ जी, पहली लेयर ट्रोपोस्फियर होती है बच्चे, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर। ठीक है, अब ये स्ट्रेटोस्फियर में जो है ये ओजोन लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे, और यूवी लाइट से बजाती है। ट्रोपोस्फियर जो है सबसे नीचे होती है, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है कम होता है, हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है ऊपर लेयर पे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है ड्यू टू हाइट, लेकिन यहां पर बढ़ जाता है क्योंकि जो हमारे पास ओजोन लेयर है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो सी आंसर आएगा स्ट्रेटोस्फीयर। व्हाई डू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल फॉल ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन? तो जैसे कि अब यहां पर देखो, इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल्स लीड टू डिक्रीज फोटोसिंथेसिस बाय एक्वेटिक प्लांट। एक्सेसिव एल्गी ग्रोथ है तो यहाँ पे डिमांड फॉर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी जब डीकंपोजिशन होगी। यूट्रोफिकेशन कॉजेज वाटर टेम्परेचर टू राइज, लोअरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। या डिक्रीज सेडिमेंटेशन रेट रिड्यूसेस ऑक्सीजन प्रोडक्शन, है ना। तो भाई हमें पता है कि यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जब एक्सेस लेवल में जो मिनरल्स हैं वो वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स हो जाते हैं। अब वो जो सरफेस के ऊपर अनवांटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है वाटर बॉडी के, तो भाई वो नीचे सनलाइट तो जाने नहीं देंगे, तो जो उसके बॉटम पे जो प्लांट्स हैं जिनको सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो खत्म हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उसकी। अब डेथ हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जब वो खत्म हो जाएंगे तो उसकी डीकंपोजिशन होगी, तो बैक्टीरिया जब उसको डीकंपोज करेंगे तो उस प्रोसेस के लिए उनको और ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन पानी में से यूटिलाइज कर लेंगे, है ना। तो जो वाटर है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि जो उसकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो है वो फॉल कर जाएगी, इसलिए इसका आंसर बी आएगा। ये देखो, एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, ठीक है, एंड द डिमांड फॉर ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डीकंपोजिशन जो है वो बढ़ जाती है। हाँ जी, क्लियर हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया डीकंपोज करेंगे, डीकंपोजिशन में उसको चाहिए होगी ऑक्सीजन, वो पानी में से यूटिलाइज करेंगे और पानी जो है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर इसका आ जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इटाई डिजीज? हाँ जी, इसमें से कौन सा जो मेटल है बच्चे वो इटाई डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ये आपने देखना है। अब देखो, मैंने कहा था कि जो हमारे पास हैवी मेटल है उसमें से बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, जैसे बच्चे हमने मरकरी की बात करी है। अब देखो, पहले यहाँ पे ऑप्शन है मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन। ठीक है, पहले तो आप खुद सोचो फिर मैं बताता हूं। ठीक है, मरकरी आ सकता है, या क्रोमियम आएगा, या कैडमियम आएगा, या आयरन आएगा, क्या आएगा? हाँ जी, बताओ जरा क्या आएगा इसका। मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन। हाँ जी, इताई डिजीज जो है वो क्या है? ठीक है, देखो, इताई डिजीज ऐसी डिजीज है जिसमें से ना जॉइंट्स में पेन होती है, तो जॉइंट पेन करेंगे तो बंदा आउच आउच करता है, तो इताई डिजीज का मतलब होता है जब बंदा हाय हाय करता। ठीक है, तो बड़ी पेन हो रही है, हाय हाय, है ना, उसको हम कहते हैं इताई डिजीज। ठीक है, तो बच्चे अब मरकरी जो है ये करती है मीनामाटा डिजीज। ठीक है, तो कैडमियम जो है, कैडमियम जो है उससे ये इताई डिजीज होनी है। ठीक है, कैडमियम जो है, ठीक है, तो इसके अगर ये ज्यादा बॉडी में चला जाए तो इससे हमें होती है इताई डिजीज। ठीक है, क्रोमियम जो है वो आपकी स्किन को भी इंपैक्ट करता है, आयरन किसी की जो है वो भी आपको जो है स्किन वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास नाइट्रेट जो है वो ज्यादा बॉडी में आ रहे हैं तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है, स्किन आपकी ब्लूइश हो सकती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, मरकरी पता ही हमें मीनामाटा डिजीज, कैडमियम से इताई डिजीज हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन हेल्प मिटिगेट साउंड पोल्यूशन? हाँ जी, इसमें से कौन सी चीज यूज करने से हम साउंड पोल्यूशन को मिटिगेट होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल कर सकते हैं? प्लांटिंग मोर ट्रीज अलोंग हाईवेज, इंस्टॉलिंग साउंड बैरियर्स, इन्फोर्सिंग स्पीड लिमिट ऑन हाईवेज, या ऑल ऑफ दी अबव? हाँ जी, बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, करो आंसर, क्या आएगा इसमें से? कौन सी चीज से हम साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? शाबाश। हाँ जी, क्या आएगा?
प्लांटिंग मोर ट्रीज अलोंग द हाईवेज, इंस्टॉलिंग साउंड बैरियर, इन्फोर्सिंग द स्पीड लिमिट ऑन हाईवेज। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सभी जो है ना सारे जो फैक्टर हैं तो ये काम आ सकते हैं, तो इसका आंसर जो है डी आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो है आंसर आ जाएगा। Which of the following state UT had a highest number of snow leopard count according to the snow leopard population assessment of India report? हिमाचल, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो रिसेंटली जैसे न्यूज भी थी ना, वो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर करा गया है ना, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो लाहौल स्पीति हिमाचल में डिक्लेयर करा गया है ना। तो वहां पर भी जो है काफी ज्यादा ऐसे एनिमल देखने को मिलते हैं, स्नो लेपर्ड भी वहां पे होगा, और उसके ऊपर लद्दाख, लाहौल स्पीति, इस एरिया में स्नो लेपर्ड काफी पाए जाते हैं ना वैसे। तो बी आंसर आ जाएगा लद्दाख। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा लद्दाख, इसको आपने याद रखना है। स्नो लेपर्ड जो पॉपुलेशन असेसमेंट हुई है, ठीक है, इन इंडिया रिपोर्ट, तो उसमें जो है ये पता चला है कि इस एरिया में काफी ज्यादा स्नो लेपर्ड देखे गए हैं। नेक्स्ट है बच्चे, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? जिम कॉर्बेट, रणथंबोर, नागार्जुन सागर या फिर सुंदरबंस? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सबसे ज्यादा जो है बड़ा किस में है? हाँ जी बच्चे, अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, ठीक है, टाइगर रिजर्व की देखो 55th जो टाइगर रिजर्व था तो ये था धौलपुर करौली, धौलपुर करौली राजस्थान। ठीक है, फिर 56 आ गया, 56 जो था वो गुरु घासीदास, ठीक है, छत्तीसगढ़ में था। उसके बाद 57th जो टाइगर रिजर्व था वो था रतापनी, मध्य प्रदेश। 58th जो है 58, ठीक है, रतापनी मध्य प्रदेश। ए है माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। ठीक है, माधव नेशनल पार्क। 55th धौलपुर करौली आ गया, 56 आ गया गुरु घासीदास, 57 रतपनी आ गया, 58 माधव नेशनल पार्क। फर्स्ट जो था बच्चे वो जिम कॉर्बेट था। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है वो नागार्जुन सागर सिरिसेलम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है बच्चे वो नागार्जुन सागर सिरिसेलम है। ठीक है, और सबसे छोटा जो है वो बोर टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, बोर टाइगर, सॉरी महाराष्ट्र में, नॉट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नागार्जुन सागर सिरिसेलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, जिम कॉर्बेट सबसे पहला है, बोर जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में सबसे छोटा है। ठीक है, और लेटेस्ट जो है ये माधव नेशनल पार्क में बनाया गया है टाइगर रिजर्व, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में स्टार्ट करा गया था। ठीक है, और सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है सबसे बड़ा कहां पे है? ठीक है, नागार्जुन सागर सिरिसेलम। ठीक है, तो सबसे बड़ा भी यही है। हाँ जी, क्लियर हो गया, तो इसको याद रखना। Which of the following represent the correct sequence of area under the forest in states in India? हाँ जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा जो सीक्वेंस ऑफ एरिया है, ठीक है, तो यहां पर एरिया पूछा गया है, नॉट परसेंटेज। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, या अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे। ठीक है, अरुणाचल, उड़ीसा, तो क्या आएगा? हाँ जी, बाय देखो अगर हम एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और अगर हम बात करें उसकी परसेंटेज में फिर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए आएगा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इस तरीके से जो है वो आएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया, तो ये आपने याद रखना है। हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया, एक बार यस कर दो। हाँ जी, ठीक है, हाँ, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तो ए आंसर जो है आ जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस आर एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन, इसमें से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस है वो पूरी तरीके से एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन एक्टिविटी से बनी हुई है, ठीक है। अब देखो जैसे वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर तो कोई भी वाटर बॉडी है, वहां से सूरज की गर्मी पड़ेगी तो वो बन के ऊपर चला जाएगा, है ना, गर्म हवा बन के ऊपर चला जाएगा ग्रीन हाउस गैस बन के। तो इसमें तो वो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह से निकलती है, आग लगी हो कुछ भी हो, CO2 हम एक्सेल करते हैं, ये भी CO2 है। मीथेन जो है वो राइस के फील्ड में से भी निकलती है ना, तो राइस के खेतों में से, और जो कैटल है, पशु है, उनमें से भी निकलती है। ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चे, ये एक ऐसी चीज है जो टोटली फैक्ट्री यानी कि इंडस्ट्री में बनती है ह्यूमन एक्टिविटी के साथ, हम इसको बनाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के साथ। तो ये है वो कंपोनेंट जो कि पूरी तरीके से एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर जो है बी आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा, इसको आपने याद रखना है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है बच्चे, ये बायो प्रोडक्ट है किसका? पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट जो है ये बाई प्रोडक्ट किसका है बच्चे, ये आपने बताना है। शाबाश, हाँ जी, करो जरा आंसर। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट जो है कैसे बनता है? फोटोकेमिकल स्मॉग, सल्फ्यूरस स्मॉग, लंडन स्मॉग या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये एक तरह का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है बच्चे। जो पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट है ये एक तरह का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिलने से बनता है जब आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट तब बनता है जब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए आएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं पेरोक्सी फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। तो ये नाम है इसका पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, ठीक है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के रिएक्शन से बनते हैं। तो लास्ट है बच्चे आज का प्राइमरी एजेंडा ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो क्या था? रेगुलेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, या नन ऑफ द अबव, क्या आएगा? हाँ जी, प्राइमरी एजेंडा ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्या आएगा? रेगुलेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कंट्रोल द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, नन ऑफ द अबव। आंसर इसका सी आ जाएगा, कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है, ये था क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर। तो जैसे मैंने कहा था कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसका मेन पर्पस क्या था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को जो है वो साइडलाइन करना है, रोकना है। तो यहां पर जो मेन पर्पस था क्योटो प्रोटोकॉल का वो था ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है। तो सी आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर बच्चे? तो ये था हमारा आज का सेशन बच्चे। आई होप दिस वाज एनफ, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है। नेक्स्ट सेशन में हम नए क्वेश्चन लेके आपके पास दोबारा आएंगे, तो नेक्स्ट जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है, कि अच्छे से समझ आया कि नहीं। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है। चलो ओके देन, ओके बच्चे, ओके, थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।